ओ एवरीवन। रात को चैंग यन से ऐसे ही पूछने लगता है कि अगर मुझे फ़र्ज़ करो कैंसर हो गया तो क्या करोगी। वो परेशान होकर उसे चेक की करने लगी थी। ये अब उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था। गुचुआन के मना करने के बावजूद भी अगले दिन शाओ उसे पिक करने आई थी। रास्ते में ही उससे कोई भी बात नहीं करता। ऑफिस में मैनेजर यैन को ऑर्डर देने लगता है कि जाके मेरे लिए पानी लाओ। वो लेके जा ही रही थी कि चेंग उससे ग्लास लेके इसके ऊपर पानी ही उंडेल देता है। साथ में तो उसने यैन और उसकी पोजीशंस भी चेंज कर दी थी कि आज से यैन मैनेजर होगी और तुम उसकी जगह पे काम करोगे। ये तो उनसे काफ़ी इम्प्रेस होती है। शाओ जब भी गुचुआन से बात करने आती है वो बिज़ी होने का बहाना बना के उसे वहाँ से जाने को कह देता है और साथ में उससे काफ़ी रूडली भी बात करता है। ये अपसेट ही हो गई थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। फिर भी बाद में उसे मैसेज करके ख़ुद को ट्यूशन देने की बात करती है तो उसके लिए वो फिर मान ही गया था कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा। दूसरी तरफ येन चेंग का चेकअप कराने हॉस्पिटल पहुंच आई थी। उसे तो लग रहा था कि जैसे चेंग रात को मजाक नहीं कर रहा था। ये भी शाओ को लेके घर पहुंच आया था। यहाँ भी चुप चुप बैठा रहता है, उससे कोई भी बात नहीं करता। अचानक इनकी क्यूट सी कैट की कंडीशन ख़राब हो जाती है। दोनों ही उसे लेके हॉस्पिटल पहुंच आए थे। तभी न्यूज़ में शाओ सुपर मून के अपीयर होने की खबर सुनती है, जो कि ये फेनोमेना बहुत सालों बाद ही हो रहा था। वो भी इसे देखने जाने का डिसाइड कर लेती है। साथ में काफ़ी एक्साइटेड भी लग रही थी। डैड शू से मिलने कंपनी आए थे और वो साहब उन पे गुस्सा करने लगते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, चले जाए। तभी यहाँ पे चेंग की एंट्री होती है और वो अंकल को ड्रॉप करने का सोचता है। रास्ते में वो इनसे शाओ के डैड को ही लेके बात करने लगता है। ये तो उसे भी कुछ नहीं बताते, बस इतना ही कहते हैं कि तुम्हारे डैड उस वक्त हमारे बॉस थे। अब मछली तो पूरे जल को ही गंदा कर देती है। वो जवान फिर से ग्रेवयार्ड अपने लिए प्लॉट की बुकिंग करवाने आया था। अपने ऑर्गन्स को भी पहले से ही डोनेट करने का वो सोच ही लेता है। शाओ कैट को लेके परेशान, इसलिए वो इसे कॉल करती है, बट वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता और साथ में उसे यही कहने लगता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहना है, इसलिए हम कुछ भी नहीं बदल सकते। चेंग को जब पता चलता है कि इसने अपनी फ्यूनरल के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं तो वो इसे डांटने ही लगता है। पर उसकी बातों का तो गुचुआन पे कोई भी असर नहीं होता। चैंग तो उसे लेके बहुत ही फिक्रमंद हो गया था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा। शाह उसे पिक करने आई थी, बट तभी उसे पता चलता है कि गुचुआन तो ऑफिस पहुंच गया है। वो इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती है, बट इसने गुस्से में से वो सब वहाँ से ले जाने का कह दिया था। अब शाओ इमोशनल हो के बाद में उससे ये सब करने का रीज़न पूछने आती है। वो कुछ नहीं बोलता। अब ये उसे इतना ही कहने लगी थी कि तुम फिर कम से कम मुझसे अच्छे से तो बात करो, हर वक्त बस रूड ही रहते हो। ये भी उससे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, अब से मैं सही से बात करूँगा। चारों सुपर मून देखने आ चुके थे। आज इसने शाओ से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया था कि चलो ये तो अपनी अच्छी लाइफ गुजारे, कम से कम मेरे बारे में सोच के तो ना मरे, कब आखिर मैं मर जाऊं। वो अब जब इससे ब्रेकअप की बात करता है तो ये इमोशनल होती वहाँ से चली जाती है। उसका तो बहुत ही दिल टूट चुका था। घर आके खुद भी अपसेट ही बैठा होता है। यैन चेंग से नाराज़ कि आखिर तुम्हारे दोस्त ने मेरी इनोसेंट सी शाओ को क्यों धोखा दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता उसे नोटिफिकेशन मिलता है। वो भागा भागा गुचुआन को देखने आया था, जिसने खुद को अभी तक चार्ज ही नहीं किया था। ये उसे मशीन में ही डालने लगता है और साथ में इसे लेके परेशान भी। ऑफिस से छुट्टी थी, फिर भी ये वहाँ पे शाह को ही याद करने लगता है। हर कहीं इसे वही दिखाई दे रही थी। अब फिर घूम घुमा के ये घर वापस ही आ चुका था। तभी शाओ इसे कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। कैट को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने का मशवरा दिया था कि जिसके बाद वो अपनी इस तकलीफ से छुटकारा पा के आराम से मर जाएगी। शाओ निंग तो बिल्कुल भी नहीं मानती, बट गुचुआन अग्री कर लेता है। इसे सोते देख के वो इस पे जैकेट डालता फिर वहाँ से चला गया था। अब जब ये उठती है तो तब वहाँ पे गुचुआन नहीं होता और ना ही कैट। बस उसे वहाँ पे एक पेपर ही पड़ा मिलता है, जिसे देख के ये सरप्राइज कि इसका मतलब कैट को गुचुआन ने इंजेक्शन लगवा दिया। वो इसे कॉल करके कैट की ग्रेव दिखाने के लिए बुलाता है। शाओ ने तो यहाँ पे जॉब से रिज़ाइन देने की बात इससे कर ली थी और फिर इस पे गुस्सा करती वहाँ से जाने लगती है कि तुम तो चाहते ही यही थे ना कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँ।
चेंग भी जानता था कि ये शाओ से कितना लव करता है, उसके बेटर फ्यूचर के लिए ही उसे खुद से दूर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे शाओ के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता। वो बेचारी ऐसे ही तुम्हारे लिए परेशान होती फिर रही है। शाओ यैन से मिलने आई थी और आज रात वो उसी के यहाँ ही स्टे करने का सोचती है। फर्स्ट टाइम बिना बुलाए शू डैड से मिलने आया था। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर को उनका बेटा जो आया था। शाह को वैन कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वो वर्क से वापस आ चुकी थी। अब यहाँ पे तो शाओ निंग ने उसे अपने गुजवान के साथ हुए ब्रेकअप का भी बता दिया होता है, साथ में जॉब के छोड़ने का भी। वो उसे दोबारा से कंपनी ज्वाइन करने का ही मशवरा देती है कि तुम बस इतनी छोटी सी बात के लिए खुद का फ्यूचर तो मत बर्बाद करो। हो सकता है गुचुआन डिप्रेशन होने की वजह से ही ऐसा रिएक्ट कर रहा है। ये भी उसकी बात समझ गई थी एंड दोबारा से कंपनी ज्वाइन करने का सोचती है। इधर गुचुआन ने कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंग को दे दी थी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पे शाओ के साइन लाने का काम भी उसे सौंपता है। वो अपनी इनहेरिटेंस में से कुछ हिस्सा शाओ के नाम भी करके जाना चाहता था। अब उसका मिशन तो जस्ट शाओ के पुराने घर को बनवाने का था। अगले दिन चैंग के उठने तक वो तो वहाँ से जा चुका था। शाओ गुचुआन को पिक करने आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो वेकेशंस पे गया है। सो आज से चैंग ही उसका बॉस है। वो अपसेट हो जाती है और साथ में दुखी दिल के साथ इसी से मिलके ऑफिस जाने लगी थी। ये साहब उसके पुराने घर के बाहर काम करवाने पहुंच आए होते हैं। चेंग गुचुआन से बात कर रहा होता है तो यैन समझती है कि फ़ोन पे कोई लड़की है, इसलिए उसे पनिशमेंट देती है। गुचुआन ने इसे किसी को भी अपने बारे में ना ही बताने का कहा था। वो बस अब इसे इतना ही कहता है कि फ़ोन पे गुचुआन था, कोई लड़की नहीं, सो मुझ पे शक करना बंद करो। नेक्स्ट डे वो इससे मिलने भी पहुंच आया होता है। अचानक यहाँ पे गुचुआन की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी। चेंग चाहता था कि वो अब रेस्ट करे, लेकिन गुचुआन अपना जस्ट ये मिशन ही कंप्लीट करना चाहता था। शू और शाओ की नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। आज वो उसे लेके घर ही आ जाती है। आंट भी उस पर गुस्सा नहीं करती कि बड़ों की बातों की वजह से बच्चों से क्यों नाराज़ होना। डैड शाओ के पेरेंट्स की ग्रेव पे ही आए होते हैं। इतने में वहाँ पे शाओ की एंट्री हो जाती है। अभी भी उसके पूछने पे वो उसे उसके डैड के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। ये काफ़ी दुखी हो जाती है। ऑफिस में गुचुआन के दिए डॉक्यूमेंट्स पे फाइनली इसने शाओ से साइन करवा ही लिए थे और उसे तो इसने पता भी नहीं चलने दिया होता। अपना ये काम कंप्लीट करने के बाद वो गुचुआन को कॉल करके इस सब का बता देता है। रात को उसने यैन को गुचुआन की कंडीशन का भी बता दिया था, ये भी कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। हम पहले उसका ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर के पास करवाते थे ना, वो भी मर चुका है। इसलिए अब फिर उसने शाओ से ब्रेकअप किया कि वो उससे दूर रह के अपनी बेटर लाइफ गुजारे। देखो वो उसे कितना लव करता है। गुचुआन की जैसे ही तबीयत ख़राब होती है, चैंग को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अब की बार उसके साथ यैन भी गई थी। गुचुआन उसे देख के थोड़ा सा नाराज़ तो होता है कि तुमने मेरे बारे में इसे क्यों बताया, बट वो उसकी वाइफ थी इसलिए उसने उसे बताना ही बेहतर समझा। आखिर को कब तक वो उससे झूठ बोल सकता था। अब यहाँ पे वो भी गुचुआन से प्रॉमिस कर लेती है कि मैं किसी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वैन यहाँ से जाने वाली थी इसलिए आखिरी बार शाओ से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुँच आई होती है और उसे हमेशा खुश रहने का कह के फिर गुड बाय कहती चली जाती है। ये गुचुआन के घर आ चुकी थी। अब अचानक इसकी नज़र उसकी डायरी पे पड़ती है जहाँ पे गुचुआन ने इसी की ड्राइंग्स बनाई हुई थी। ये देख के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। हॉस्पिटल आने पे उसे ये भी पता चल चुका था कि गुचुआन ने कैट को इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया था। वो तो नेचुरली ही मरी थी। इसलिए अब ये गुचुआन को कॉल्स मिलाती है बट वो बिज़ी होने की वजह से फ़ोन पिक ही नहीं करता। अब ये जैन को कॉल करके चैंग से गुचुआन का पता चलाकर इसे बताने को कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। मेरी तो वो कॉल से पिक नहीं कर रहा। इसने इसे जस्ट उसकी प्लेस का हिंट ही दिया था। ये तो समझ जाती है कि वो आखिर कहाँ पे है, इसलिए फ़ौरन से उसके पास आ गई थी।
अब वो भी मज़ीद नहीं छुपा सकता, इसे अपनी इलनेस और डॉक्टर के मरने का बता देता है कि अब मेरे पास बहुत ही चंद दिन रह गए हैं, अब मैं अचानक मर भी सकता हूँ। अब चाहे जो भी था, वो इसे नहीं छोड़ने वाली थी कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे ही है, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पास जितने दिन भी बचे हैं, मैं वो हंसी खुशी ही गुजारूंगी। इनके पैचअप का रियान ने चेंग को बता दिया था। वो तो ये सुन के बहुत रिलीफ फील करता है और साथ में काफ़ी खुश भी हो गया था। इधर इन दोनों को आज रात होटल में ही स्टे करना था। पहले गुचुआन फर्श पे सोता है, फिर शाओ के कहने पे बेड पे ही आ गया था। आखिर को इन्हें बातें करने में थोड़ी सी दिक्कत जो हो रही थी, इसकी कंडीशन की वजह से वो इसे किस भी नहीं कर सकती थी कि हार्ट बीट कहीं तेज़ ना हो जाए और फिर इसकी कंडीशन ख़राब। इसलिए शाओ बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है कि हमारा रिलेशनशिप तो सारे कपल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब वो सो जाता है तो यहाँ पे ये चुपके से उसे किस कर लेती है। इस तरह उसकी हार्ट बीट भी तेज़ नहीं होती। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेके सभी परेशान होते हैं। जंग ने सबको वार्न कर दिया था कि कोई भी गुचुआन को ये बताकर परेशान मत करे और खुद जल्दी से सुमन को हेल्प करने के लिए बुलाने पहुंच आया होता है। फाइनली वो भी फिर मान ही गई थी एंड दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। सभी ने मिलके वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इसके वापस आने पे एम्प्लॉयज़ तो रिलीफ फील करते हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।